YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक 19 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और ये साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके कुछ प्रश्नों को रख देता हूं। इन्होंने मूलतः अपने करियर को लेकर के प्रश्न किया है, मेडिकल के क्षेत्र में ये जाना चाह रहे हैं, उसके लिए इन्होंने प्रश्न पूछे हैं, आने वाले भविष्य को लेकर के इन्होंने प्रश्न किया है। तो इनके प्रश्नों को हम आखिर में एक एक करके लेंगे, लेकिन सबसे पहले इनकी कुंडली को देखते हैं, इनकी लग्न कुंडली को देखते हैं जो कि हमारे समक्ष है। इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ हो जाती है दोस्तों 12 नंबर से। 12 नंबर यानी कि मीन लग्न की कुंडली बनती है और चंद्रमा देव देखें तो धनु राशि में जाकर के विराजमान है, यानी जातक की कुंडली बन जाती है मीन लग्न एवं धनु राशि की। लग्न जल तत्व प्रधान है तो वही राशि अग्नि तत्व प्रधान है, तो द्विभाषी स्वभाव देखने को मिल सकता है। लेकिन एक कॉमन बात यहाँ पर यह है राशि और लग्न के बीच में कि राशि के स्वामी जो है वो गुरु है और लग्न के स्वामी भी जो है वो भी देव गुरु बृहस्पति ही बनते हैं। यहाँ पर लग्न का मान देखें तो लग्न का मान 5 डिग्री है, यानी लग्न के पास जो बलाबल होना चाहिए वो बलाबल मौजूद नहीं है, यानी कि लग्न बहुत ज्यादा बलवान नहीं कहा जा सकता। लग्नेश बनते हैं देवगुरु बृहस्पति और ऐसे लोगों के स्वभाव की बात करें तो आमतौर पर ऐसे लोग अच्छे स्वभाव के होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, धर्म कर्म के मामले में, अध्यात्म के मामले में रुचि लेते हैं, ये किसी का अहित नहीं करते हैं, आमतौर पर सीधे साधे होते हैं और थोड़े लेजी भी होते हैं। डिसीजन लेने में इन्हें थोड़ी परेशानी देखने को मिलती है। यहाँ पर लग्नेश को देखें, लग्नेश बनते हैं गुरु, जाकर के कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हुए। गुरु का चतुर्थ भाव में बैठना बढ़िया माना जाएगा, सुखों को देने वाले होंगे ये गुरु। एक एक करके ग्रहों को देखते हैं और डिटेल से जानते हैं कि कौन सा ग्रह किस प्रकार का यहाँ पर रिजल्ट दे रहा है। तीसरे भाव में देखें तो शनि देव विराजमान है, 18 डिग्री का शनि युवावस्था के साथ यहाँ पर कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ है वक्री होकर के शुक्र की राशि में। तीसरे भाव में शनि कारक हो जाते हैं, यानी कि साहस पराक्रम को ये बढ़ाने वाले होते हैं। इस कुंडली में शनि को समझें तो शनि लाभेश है और वो द्वादशेश है। शनि इस कुंडली में कहीं से भी कारक नहीं माने जाएंगे, अकारक या मारक भी हम शनि को कह सकते हैं। जाकर के शनि तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। जातक को ये परिश्रमी बनाएंगे और परिश्रम के माध्यम से ही जीवन में लाभ देखने को मिलेगा। बिना परिश्रम के आसानी से लाभ देखने को नहीं मिलेगा, तो जातक को परिश्रम जरूर करना चाहिए। शनि वक्री है, इस वजह से एक समान परिश्रम करने में भी परेशानी देखने को मिल सकती है, यानी कि कंसिस्टेंसी लैक हो सकती है। लेकिन परिश्रम करेंगे तो ओवरऑल इनको लाभ देखने को जरूर मिल जाएगा। यहाँ पर बैठ करके शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि से शिक्षा और संतान भाव को देखेंगे, दोनों में विलंब की स्थिति उत्पन्न करेंगे और परेशानी भी देंगे। क्यों? क्योंकि इस कुंडली में शनि कारक नहीं है। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के भाग्य भाव के ऊपर, भाग्य में विलंब की स्थिति, भाग्य का देर से साथ देना और कई बार जो है भाग्य इनका नहीं भी साथ देगा। सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही, ये पिता से संबंधित सुखों के लिए बढ़िया नहीं कहा जा सकता है और साथ ही साथ ये कॉन्फिडेंस के लिए भी बढ़िया नहीं माना जाएगा। शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 12वें भाव के ऊपर, अपनी राशि को शनिदेव देखेंगे, अपने घर को देखेंगे तो खर्चों के ऊपर लगाम लगाने का कार्य करेंगे और विदेश की यात्राएं या विदेश लेकर के यहाँ पर शनिदेव ले जाने वाले होंगे या वैसा रिजल्ट ये देने वाले होंगे। चतुर्थ भाव को देखते हैं। चतुर्थ भाव सुख का स्थान होता है, माता से संबंधित सुख, भूमि भवन वाहन से संबंधित सुखों को हम देखते हैं चतुर्थ भाव से। गुरु, जैसा कि मैंने कहा, लग्नेश आकर के बैठा हुआ है गुरु, सुखों को देने वाला होगा। लेकिन गुरु ध्यान से देखें तो वक्री होकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं और साथ में राहु है। राहु और गुरु की युति चांडाल दोष का निर्माण करती है।
गुरु चांडाल दोष यहाँ पर बन रहा है, जिस वजह से माता से संबंधित सुखों में भी परेशानी देखने को मिलेगी। और इन्होंने एक प्रश्न में बताया है कि इनकी माता जी का जो है वो देहांत हो गया है 2015 में। तो निश्चित रूप से हम और भी डिटेल में जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव में गुरु और राहु का साथ बैठना ये बढ़िया नहीं माना जाएगा। डिग्री वाइज हम दोनों को देखें तो 3 डिग्री के राहु है, 21 डिग्री के साथ गुरु यहाँ पर विराजमान है। डिग्री वाइज बहुत फर्क है यहाँ पर, इसलिए चांडाल दोष बन तो रहा है लेकिन 100% इफेक्टिव नहीं है, यानी कि बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं है। हाँ, अपना कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव ये देने वाला होगा, जैसे माता की क्षति कराई इसने और सुखों में कमी कराने का कार्य कर सकता है। ये प्रॉपर्टी से संबंधित परेशानी देखने को मिल सकती है। गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं वक्री होकर के, सुख देने की कोशिश करेंगे। गुरु की दशा चलती है तो उस दशा में भूमि भवन मकान इन सब का सुख देखने को मिलेगा जातक को। 21 डिग्री का गुरु है, वृद्ध अवस्था के यहाँ पर बैठे हुए हैं, गुरु की दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर पड़ेगी तो आयु की रक्षा करेंगे, आयु की वृद्धि करेंगे, ससुराल पक्ष से संबंधित लाभ इनको देखने को मिलेगा। गुरु की दृष्टि दसम भाव के ऊपर पड़ेगी, अपने घर को गुरु देखेंगे तो निश्चित रूप से करियर में सफलता देने का कार्य करेंगे, करियर में जो है इनको लाभ देने वाले होंगे। और विदेश भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि, खर्च भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि धन का व्यय करवाने वाली होगी और विदेश भी इनको ये गुरु लेकर के जा सकते हैं। चलित चक्र में ये जो गुरु है ये पंचम भाव में जा रहे हैं, इसका मतलब है शिक्षा के ऊपर भी गुरु का प्रभाव माना जाएगा। और इस कुंडली में गुरु कारक है तो शिक्षा में भी ये सहायता करने वाले होंगे। चूंकि चूंकि गुरु वक्री है यहाँ पर, इस वजह से रिजल्ट देने में इनको परेशानी देखने को मिलेगी, यानी कि रिजल्ट जो मिलेंगे इनको वो एक समान रिजल्ट नहीं मिलेंगे, थोड़ी परेशानी, थोड़ा उतार चढ़ाव इनको देखने को जीवन में मिलेगा। राहु को देख लेते हैं। यहाँ पर राहु कुंडली के चौथे भाव में बैठे हुए हैं। देर सवेर ही सही भौतिक सुखों के लिए यहाँ पर राहु बढ़िया माना जाएगा, लेकिन जीव सुख के लिए यानी कि माता से संबंधित सुखों के लिए ये राहु यहाँ पर बढ़िया नहीं है। घर में टेंशन का माहौल हो सकता है, थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। यहाँ से राहु देव दृष्टि डालेंगे कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, शुक्र को देखेंगे तो कहीं ना कहीं पत्नी के साथ संबंधित परेशानी, लव अफेयर के योग यहाँ पर बन सकते हैं। राहु की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा के ऊपर, मन को व्यथित कर सकते हैं, कंसंट्रेशन की परेशानी खड़ी कर सकते हैं। राहु की दृष्टि विदेश और खर्च भाव के ऊपर, विदेश की यात्राएं और धन का व्यय, फिजूल खर्च भी ये राहु करवाने वाला होगा। राहु जब चतुर्थ भाव में बैठता है तो जातक को जन्म स्थान से दूर लेकर के जाने का कार्य करता है। तो यहाँ पर बैठ करके राहु कहीं ना कहीं इनकी दशा अंतर्दशा चलती है, केतु की दशा अंतर्दशा चलती है तो जातक को जन्म स्थान से दूर या फिर विदेश भी लेकर के जा सकते हैं। आगे बढ़े सीधे कुंडली के अष्टम भाव को देखते हैं। यहाँ पर बुध और शुक्र की युति हुई है। शुक्र 19 डिग्री के साथ वृद्ध अवस्था में बैठे हुए हैं। डिग्री वाइज शुक्र का बलाबल बढ़िया है और शुक्र यहाँ पर विपरीत राजयोग की स्थिति बना रहे हैं। अष्टमेश है शुक्र और अष्टम भाव में ही बैठे हुए, निश्चित रूप से जो अष्टम भाव है वो शुभ हो गया। यहाँ पर अष्टम भाव आयु का होता है, अष्टम भाव ससुराल पक्ष का होता है। अचानक से मिलने वाले धन को भी हम अष्टम भाव से देखते हैं तो निश्चित रूप से ससुराल पक्ष का जो भाव है वो बलवान है, हो सकता है ससुराल पक्ष से इनको लाभ देखने को मिल जाए। शुक्र अपनी मूल त्रिकोण राशि में है तो निश्चित रूप से पत्नी बढ़िया होंगी आपकी। और यहाँ पर शुक्र जो है अचानक से आपको धन का लाभ करवाने वाले होंगे। द्वितीय भाव के ऊपर शुक्र की दृष्टि पड़ेगी, ये शुक्र आपको धन भी देने वाला होगा और आपकी वाणी को विशेष रूप से ये बढ़िया कर देंगे। इस कुंडली में शुक्र कारक नहीं है, मार्केश है शुक्र, तो शुक्र की दशा में अष्टम भाव से जुड़े हुए पॉजिटिव रिजल्ट्स तो देखने को मिलेंगे, लेकिन चूंकि ये शुक्र मारक है तो बाकी चीजों से संबंधित थोड़े नुकसान भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे शुक्र की दशा में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, धन का व्यय भी ये शुक्र आपसे करवाएंगे तो इसका आपको ध्यान रखने की जरूरत है। शुक्र की दशा में कई बार आप जो एफर्ट्स लगाएंगे, जो मेहनत करेंगे, वो मेहनत उस हिसाब से आपको लाभ नहीं दे पाएगी। कारण तीसरे भाव के स्वामी ग्रह शुक्र है जाकर के कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। फिर से बता दूं कि शुक्र स्वग्रही है, अपने घर में बैठा हुआ है तो मूलतः ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ही देगा, यानी कि ओवरऑल जो है ये पॉजिटिव रिजल्ट्स ही आपको देने वाला होगा। क्योंकि मारक है तो थोड़ी परेशानी भी साथ ही साथ देखने को मिलेगी।
तो मिक्स रिजल्ट्स यहाँ पर शुक्रदेव दे सकते हैं। विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो मेहनत के माध्यम से विपरीत परिस्थिति में भी ये शुक्र आपको लाभ देंगे, विशेषकर विवाह और विवाह से संबंधित लाभ देने के लिए शुक्र की स्थिति बढ़िया है। बुध भी साथ में बैठे हुए हैं। शुक्र और बुध की युति लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करती है। अष्टम भाव में ये योग ससुराल पक्ष से संबंधित लाभ को दर्शा रहा है। बुध को देख लें तो 24 डिग्री के साथ बुध यहाँ पर बैठे हुए मृत अवस्था में इंटर कर चुके हैं बुध, और केंद्र अधिपति दोष में है। ये तो केंद्र घरों के स्वामी ग्रह हैं बुध, और जाकर के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। तो निश्चित रूप से कुंडली का जो चतुर्थ भाव है और कुंडली का जो सप्तम भाव है ये थोड़ा प्रभावित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये त्रिक भाव में जाकर के बुध बैठ गए हैं। चतुर्थ भाव यानी कि जैसे मैंने बताया माता से संबंधित सुखों के लिए यहाँ पर बुध को हम देखेंगे क्योंकि इस भाव के स्वामी ग्रह हैं बुध, जाकर के अष्टम भाव में बैठ गए और राहु की दृष्टि भी पड़ रही है तो वो पीड़ित हो गए, तो सुखों में थोड़ी कमी हो गई। सप्तमेश भी बनते हैं बुध और जाकर के अष्टम भाव में बैठ गए हैं। बस एक ही सलाह दूंगा कि पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। विवाह आपका बढ़िया रहेगा, पत्नी भी आपकी बढ़िया होंगी, उनके स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखेंगे तो ज्यादा लाभ देखने को आपको मिल जाएगा। बुध यहाँ पर दृष्टि डालेंगे द्वितीय भाव के ऊपर तो वाणी से संबंधित लाभ ये बुध आपको करवा देंगे। सूर्य को देख लें, 3 डिग्री के साथ सूर्य मृत अवस्था में बैठे हुए हैं कुंडली के भाग्य भाव में। इस कुंडली में शुक्र षष्ठेश है यानी कि कंपटीशन भाव के स्वामी ग्रह है। अब कंपटीशन का मतलब होता है संघर्ष, मेहनत, और जाकर के सूर्य भाग्य भाव में बैठे हुए, इसका मतलब है मेहनत करके ही आप भाग्य से लाभ अर्जित कर सकते हैं। जितनी मेहनत करेंगे भाग्य आपका उतना ही ज्यादा सहयोग करने वाला होगा। नवम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, पिता से आपको लाभ है। नवम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, पिता से आपको लाभ देखने को मिलेगा, लेकिन सूर्य का यहाँ बैठना पिता के लिए बढ़िया नहीं है। आपके लिए सूर्य का यहाँ बैठना बढ़िया है, लेकिन पिता के लिए सूर्य का नवम भाव में बैठना बढ़िया नहीं है। कारण कारको भाव नाशाय का नियम यहाँ पर लग जाएगा। कारक है सूर्य नवम भाव की, और नवम भाव में ही बैठ गए तो नवम भाव से संबंधित जीव सुखों में कमी कर देंगे, यानी पिता से संबंधित थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। पिता को परेशानी होगी, आपको परेशानी नहीं होगी। इस सूर्य के ऊपर जैसा मैंने कहा था शनि की दृष्टि पड़ रही है तो सूर्य पीड़ित हो रहे हैं। तो मेहनत करेंगे तो सूर्य आपको उच्च शिक्षा में भी लाभ देंगे और करियर में भी आपको लाभ देंगे। क्यों? क्योंकि भाग्य भाव में ये सूर्य बैठे हुए हैं तो भाग्य की वृद्धि होगी तो जीवन के हर क्षेत्र में आपको लाभ देखने को मिलेगा। लाभ कैसे मिलेगा? तो मेहनत के माध्यम से, कंपटीशन के माध्यम से, संघर्ष के माध्यम से। सूर्य तीसरे भाव को देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके मेहनत को बढ़ा देंगे और आपकी पराक्रम को भी ये सूर्य बढ़ाने वाले होंगे। आगे बढ़ जाते हैं, चलते हैं कुंडली के दसम भाव की तरफ। दसम भाव में चंद्रमा और केतु विराजमान है। चंद्रमा और केतु की युति को हम ग्रहण दोष का नाम देते हैं। चंद्रमा और केतु की युति कहीं ना कहीं जातक को आध्यात्मिक बनाने का कार्य करती है, और दसम भाव में ये योग बना हुआ है तो अध्यात्म की तरफ रुचि। वैसे भी आप मीन लग्न के हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ऐसे लोग अध्यात्म के प्रति रुचि लेते हैं, और यहाँ पर चंद्रमा और केतु का साथ में बैठना ये अध्यात्म के लिए बढ़िया है। अगर वैसे हम मेटेरियलिस्टिक चीजों को देखें उसके लिए बढ़िया हम नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे कि ये तो ग्रहण दोष है, लेकिन अध्यात्म के लिए ये योग बहुत ही बढ़िया माना जाएगा। हालांकि चंद्रमा और केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं, राहु की दृष्टि है, इस वजह से आपका जो मन है वो अशांत रहेगा। मन में कई प्रकार के विचार आते रहेंगे जो कि आपको परेशानी में डालेंगे। कुल मिलाकर के आपकी कंसंट्रेशन को ये वीक करने वाला होगा। गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं कुंडली के चतुर्थ भाव में, और गुरु की दृष्टि भी चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है। गुरु और चंद्रमा आमने सामने विराजमान है। इसको कहते हैं कुंडली में गज केसरी योग का बन जाना। गज केसरी योग बनने से क्या होता है? ये जातक को नेम फेम प्लस मनी देता है, यानी कि धन दौलत और शोहरत भी ये देता है। और ये चतुर्थ भाव और दसम भाव के बीच में बना हुआ है, तो ये जो एक्सिस है चतुर्थ भाव और दसम भाव का ये बहुत ही शुभ है। तो ये कार्य स्थान के लिए, कार्य क्षेत्र के लिए बढ़िया है। लेकिन चूंकि राहु केतु भी इस एक्सिस के ऊपर जुड़े हुए इसलिए बहुत आसानी से आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। संघर्ष करेंगे तो आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर राहु केतु नहीं होते
और सिर्फ गुरु और चंद्रमा होते तो इसका फल आपको बहुत ज्यादा मिलता। लेकिन चूंकि राहु केतु बैठ गए, इस वजह से गुरु भी पीड़ित हो गए और चंद्रमा भी पीड़ित हो गए, तो थोड़ी परेशानी देखने को मिलेगी। लेकिन हर योग, हर दोष अपने आप में काम जरूर करता है। तो यहाँ पर गज केसरी योग का जो मैंने लाभ बताया, वो लाभ आपको देखने को जरूर मिलेगा। चंद्रमा की बात कर लें तो चंद्रमा यहाँ पर पंचमेश है, यानी कि शिक्षा, संतान और प्रेम संबंध जो है पंचम भाव से हम देखते हैं, तो इस भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके चंद्रमा बैठे हुए हैं दसम भाव में। ये बढ़िया स्थिति है। शिक्षा के माध्यम से आप अपने करियर को बना सकते हैं, आप उससे लाभ ले सकते हैं। चंद्रमा का स्वभाव ऑलरेडी चंचल वाला होता है, चंद्रमा चंचल होते हैं स्वभाव से। ऊपर से केतु साथ में बैठ गए, राहु की भी दृष्टि है, नो डाउट गुरु की भी दृष्टि है, जो कि परेशानियों को थोड़ा कम करेगा। लेकिन चंद्रमा और केतु जैसे कि मैंने कहा ग्रहण दोष बनाते हैं, इस वजह से करियर बनाने में थोड़ी परेशानी और स्टेबिलिटी में थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। यानी कि करियर में स्टेबिलिटी हो सकता है देर से मिले या मिलने में परेशानी हो आपको। मन को शांत रखने का प्रयास करें, कंसंट्रेशन को भंग मत होने दें। 22 डिग्री के साथ वृद्ध अवस्था में चंद्रमा विराजमान है, और चंद्रमा की दशा में निश्चित रूप से शिक्षा और करियर संबंधित लाभ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन परेशानी एक ही है कि चंद्रमा चूंकि केतु से पीड़ित है, इस वजह से मन अशांत रहेगा आपका। तो मन के ऊपर यदि आप विजय प्राप्त कर लें तो स्थिति बढ़िया रहेगी। चलित चक्र में ये चंद्रमा लाभ स्थान के परिणाम दे रहा है, यानी कि चंद्रमा की दशा में धन का लाभ भी आपको देखने को मिलेगा, यानी मेहनत करेंगे तो धन लाभ भी आपको देखने को मिल सकता है। केतु को देख लेते हैं, केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसको उच्च की राशि मानी जाती है केतु के लिए। और राहु के लिए भी मैं आपको कह दूं कि राहु के लिए ये जो मिथुन राशि है ये उच्च की राशि है, लेकिन चूंकि बुध की प्लेसमेंट बढ़िया नहीं है और राहु गुरु के साथ बैठ गए, तो वहां चांडाल दोष का निर्माण हो गया, इसलिए थोड़ी परेशानी बढ़ गई। यहाँ पर क्या है कि केतु 3 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं गुरु की राशि में, और गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है इसके ऊपर। इस वजह से यहाँ पर केतु की चपेट में गुरु आ गए, ये भी अध्यात्म के लिए बढ़िया है, अध्यात्म के लिए ये भी बढ़िया है। लेकिन बाकी चीजों के लिए, जो मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, उसके लिए इसको हम बढ़िया नहीं कह सकते हैं। कहने का मतलब है कि राहु केतु का जो ये एक्सिस है कुंडली के चतुर्थ भाव और दसम भाव के ऊपर, ये आपके करियर की स्टेबिलिटी के लिए बढ़िया नहीं है। यहाँ पर से बैठ करके केतु आपके धन और वाणी के भाव को देखेंगे, तो केतु की दशा में धन और वाणी दोनों का ध्यान रखेंगे, यानी कि अपने धन का इस्तेमाल सोच समझ के करेंगे, बेतहाशा धन को खर्च करते हुए नहीं चले जाएंगे। केतु की जो नवम दृष्टि पड़ेगी, छठे भाव के ऊपर पड़ेगी, तो कंपटीशन में सफलता मिलने में थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है केतु की दशा में, लेकिन शत्रुओं के ऊपर ये विजय आपको दिलवा सकते हैं। चतुर्थ भाव के ऊपर केतु की दृष्टि वही है कि थोड़ी परेशानी, घर में थोड़ी परेशानी, सुखों में थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है। ये जो गुरु और केतु का एक्सिस है, या चंद्रमा और केतु का साथ में बैठना, ये अध्यात्म के दृष्टिकोण से बढ़िया माना जाएगा। मंगल को देख लें तो लाभ स्थान में मंगल बैठे हुए हैं, 21 डिग्री का मंगल है, कुमार अवस्था में यहाँ पर बैठा हुआ है। उच्च की राशि में यहाँ पर मंगल देव बैठे हुए, मकर राशि में मंगल को उच्च का माना जाता है। इस कुंडली में मंगल को समझे तो वो धनेश भी है और साथ ही साथ वो भाग्येश भी है, योग कारक ग्रह की श्रेणी में आ जाएंगे मंगल इस कुंडली में। हालांकि मीन लग्न की कुंडली में योग कारक तो हम नहीं कहते हैं किसी ग्रह को, लेकिन फिर भी मंगल इस कुंडली में बहुत ही शुभ ग्रह है, भाग्येश भी है और धनेश भी है। और उनकी स्थिति देखें तो महाधनी योग बना करके मंगल बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर मंगल आपको संपत्ति का लाभ देने वाले हैं, धन का खूब सारा लाभ देने वाले हैं, भाग्य से संबंधित लाभ देने वाले हैं। महाधनी योग बन रहा है तो धन आप अच्छा खासा अर्जित कर सकते हैं। तो मंगल की स्थिति यहाँ पर बहुत ही बढ़िया नजर आ रही है। यहाँ पर बैठ करके मंगल अपनी चौथी दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेंगे, धन और वाणी से संबंधित लाभ। चतुर्थ भाव, माफ करिए, पंचम भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ेगी, शिक्षा में लाभ। और आठवीं दृष्टि पड़ेगी उनकी कुंडली के छठे भाव के ऊपर, तो कंपटीशन में सफलता, शत्रुओं के ऊपर विजय के योग ये मंगल देव बना देंगे। तो मंगल की स्थिति इस कुंडली में बढ़िया देखने को मिल रही है। चलित चक्र में ये जो मंगल है ये 12वें भाव में जा रहे हैं, यानी कि उच्च शिक्षा वगैरह के लिए विदेश आप जा सकते हैं, और धन की सेविंग्स करके रखें, ये आपके लिए जरूरी है। अब धन योग तो बन रहा है आपकी कुंडली में, इसका साफ साफ मतलब है कि जीवन में आपके पास धन आएगा, लेकिन वो टिक करके रहे,
वो धन आपके पास में ठहरे, इस बात का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। धन को बेतहाशा खर्च आप नहीं करेंगे, नहीं तो आपको नुकसान देखने को मिलेगा। एक बात और देखेंगे, कुंडली के दसम भाव के ऊपर फिर से चलेंगे। दसम भाव के एक तरफ सूर्य है, दूसरी तरफ मंगल है, बीच में है आपकी कुंडली का कर्म स्थान। इसको कहते हैं पाप कर्तरी दोष का लग जाना। पाप कर्तरी दोष किसी भाव के शुभ रिजल्ट्स को कम कर देता है। तो यहाँ पर दसम भाव में ऑलरेडी ग्रहण दोष है और पाप कर्तरी दोष लगा हुआ, इस वजह से करियर में स्टेबिलिटी की परेशानी या करियर में विलंब की स्थिति देखने को आपको मिल सकती है। आपकी दशाओं की बात कर लें तो चंद्रमा की महादशा आपको चल रही है, जो कि 2 अगस्त 2023 तक रहने वाली है। चंद्रमा पंचमेश है। ये समय शिक्षा ग्रहण करने का है और आप निश्चित रूप से शिक्षा के ही क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो शिक्षा में जो है अपना पूरा फोकस लगाएं, पूरा कंसंट्रेशन लगाएं। चंद्रमा की दशा में केतु की अंतर्दशा 1 जून 2021 तक है। तो ये जो समय है 1 जून 2021 तक का, ये समय बहुत अच्छा हम नहीं कह सकते हैं। इस समय आपको कंफ्यूजन देखने को मिलेगा, थोड़ी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। तो अपने मन को बहुत ज्यादा परेशान मत होने दीजिए और चीजें आगे जो है धीरे धीरे बेहतर होती चली जाएंगी। एक बात आपको और मैं बता दूं कि आप अपनी राशि को ध्यान से देखेंगे तो आप धनु राशि के व्यक्ति हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया। और धनु राशि वालों के ऊपर पिछले करीब 5.5 वर्षों से 7.5 ही चल रही है। अभी 24 जनवरी 2020 से शनि का गोचर जो है वो मकर राशि से हुआ है। तो शनि का आखिरी चरण यानी कि 7.5 का आखिरी चरण आपके ऊपर चल रहा है। तो ये जो पिछला करीब 5 से 5.5 वर्षों का समय रहा होगा, ये मानसिक रूप से आपको इसने बहुत परेशान किया होगा और कहीं ना कहीं करियर में भी इसने परेशानी खड़ी की, भाग्य में भी परेशानी खड़ी की और ओवरऑल जो है ये मेंटली व्यक्ति को बहुत ज्यादा परेशानी में डालता है। तो 7.5 का प्रभाव है आपके ऊपर, तो समय बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा। तो फोकस बना करके रखेंगे, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होंगे। सीधे आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। इन्होंने बोला है कि 2020 में मैंने नीट का एग्जाम दिया, बायोलॉजी लिया था मैंने और मैंने नीट का एग्जाम दिया, मैंने क्वालिफाई किया है एग्जाम, लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत ही कम है, यानी कि ना के बराबर इन्होंने कहा है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या विदेश जाकर के यानी अब्रॉड जाकर के एमबीबीएस करना इनके लिए कैसा रहेगा। देखिए, आप विदेश जा सकते हैं। चलित चक्र में जो मंगल देवता है, मैंने आपको बोला कि वो विदेश भाव में जा रहे हैं, तो उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना दिख रहा है। शनि की दृष्टि विदेश भाव के ऊपर पड़ रही है और मैंने कहा था कि ये शनि की अपने घर की दृष्टि है, मतलब अपने ही घर को देखेंगे अपनी 10वीं दृष्टि से शनिदेव। तो ये भी बढ़िया है। अगर आप जाना चाहते हैं, आपकी मजबूरी है विदेश जाकर के पढ़ाई करना, तो आप जा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी या कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चतुर्थ भाव में राहु बैठे हुए हैं, ये जातक को दूर ले जाते हैं, अपनी नवमी दृष्टि ये डाल रहे हैं विदेश भाव के ऊपर, तो ये आपको विदेश लेकर के जा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर मैं अपना एमबीबीएस अब्रॉड में करूं तो क्या मैं इसे सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं, इसके ऊपर मैं आऊंगा। इस सवाल को भी रखते हैं, इसके ऊपर मैं आऊंगा बाद में। अगला सवाल लेते हैं। इन्होंने पूछा है अगर एमबीबीएस कंप्लीट कर पाया तो आफ्टर एमबीबीएस मेडिकल के फील्ड में हायर एजुकेशन जैसे कि स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी और साथ ही साथ ये कहते हैं न्यूरो सर्जन या स्पाइन सर्जन, क्या मैं बन पाऊंगा आगे जाकर के। देखिए, उच्च शिक्षा हासिल करने में आपको थोड़ी संघर्ष करने की जरूरत पड़ेगी। संघर्ष वाली स्थिति नजर आ रही है उच्च शिक्षा को हासिल करने में और सिर्फ आपका मेहनत आपको साथ देगा उसमें। तो आप ये जो कहना चाहते हैं कि मैं ये क्या बन पाऊंगा या फिर नहीं बन पाऊंगा, इसका बस एक ही जवाब मैं आपको दूंगा। भले ही आप कितनी भी पूजा कर लें, उपाय कर लें, रत्न कर धारण कर लें, वो सब अपना काम करेंगे, लेकिन मुख्य जो काम करेगा वो करेगा आपका आपकी मेहनत। अब ये बात तो आप कहेंगे सर सभी के ऊपर लागू होती है मेहनत, लेकिन आपके ऊपर ज्यादा लागू होगी ये बात। क्यों लागू होगी? क्योंकि देखिए, छठे भाव के स्वामी ग्रह सूर्य जाकर के नवम भाव में बैठे हुए हैं, जो कि उच्च शिक्षा का होता है। जब भी हम स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं या किसी चीज की
बात करते हैं, जो हायर एजुकेशन की बात करते हैं, तो हम 9th हाउस को देखते हैं। सूर्य वहां पर बैठे हुए हैं, ये दर्शाता है कि आपको ये उच्च शिक्षा की तरफ लेकर के जाएगा, लेकिन सफलता कैसे मिलेगी? तो संघर्ष के माध्यम से। शनि की दृष्टि पड़ने की वजह से इसमें विलंब देखने को मिलेगा। तो आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आप न्यूरो सर्जन बनना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। नहीं कर सकते हैं तो सफलता नहीं मिलेगी, कर सकते हैं तो सफलता मिल जाएगी। इसके बाद इन्होंने बोला है कि कुंडली देखकर आपको क्या लगता है कि मैं मेडिकल की लाइन या एमबीबीएस में जो जा रहा हूं, क्या ये ठीक है या फिर ये ठीक नहीं है? यदि ये नहीं है ठीक, तो इसके अलावा कौन सी लाइन मेरे लिए बेहतर? देखिए, आप मेडिकल के क्षेत्र में जा सकते हैं, मेडिकल का क्षेत्र आपके लिए बड़ी बेहतर है। मेडिकल या फिर आप जो है शिक्षा से भी जुड़े क्षेत्रों में जा सकते हैं, लेक्चरर वगैरह भी बन सकते हैं, आप चाहेंगे तो टीचिंग के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। तो मेडिकल का भी क्षेत्र आपके लिए कहीं से खराब नहीं है। आप आपने सही चुना है, आप मेडिकल के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आगे इन्होंने कहा है अपने माताजी के बारे में कि 2015 में एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई, वो एक्सपायर कर गई, और अभी मैं और मेरे पिताजी दोनों रहते हैं। दुख हुआ मुझे जान करके आपकी माताजी के बारे में, लेकिन मैं आपको समझाना चाहूंगा एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कि कहां तक ये बात आपकी कुंडली से पता चलती है। चतुर्थ भाव जो माता का होता है, वहां राहु और गुरु का चांडाल दोष बना हुआ है, यानी फोर्थ हाउस जो कि मदर का होता है, वो पीड़ित है। चतुर्थेश है बुध, राहु की पांचवी दृष्टि है बुध के ऊपर। भाव पीड़ित, भावेश बुध पीड़ित। ठीक है। अब चतुर्थ भाव या माता के कारक ग्रह होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा कैसे है? तो राहु की दृष्टि में है और केतु के साथ है ग्रहण में। चंद्रमा भी पीड़ित, यानी भाव, भावेश और भाव कारक चंद्रमा तीनों पीड़ित। इसका क्या मतलब है? इसका साफ मतलब है कि ये माता से संबंधित सुखों को कम कर देगा, बहुत ही ज्यादा आपको परेशानी देगा, और वो इसने दे दिया। 2015 में ही ये क्यों हुआ, पहले या बाद में क्यों नहीं? क्योंकि वहां पर चंद्रमा में राहु की आपको अंतरदशा आई। आप चेक कर लीजिए निकाल करके, चंद्रमा की महादशा चल रही है, आपको चंद्रमा में राहु की अंतरदशा आई, और आप देख लीजिए कि आपका राहु किस भाव में बैठा हुआ है। चंद्रमा माता का कारक है, राहु माता से संबंधित भाव में बैठा हुआ है, वहां बैठ करके जीव सुख को ये कम कर देगा, इसने कर दिया। आगे इन्होंने लिखा है, आप ये बता दीजिए कि 7 या 8 साल तक कोई मेजर दुर्घटना या एक्सीडेंट के चांस मेरे या मेरे पिताजी की है या फिर नहीं है? आपकी नहीं है, आपकी आयु भी बढ़िया है, ये भी मैं आपको कह सकता हूं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आपका मन कमजोर है, ये इस कुंडली की सबसे बड़ी परेशानी है। आयु वगैरह में कोई परेशानी नहीं है, उसको लेकर के आपको अपने बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पिताजी की जहां तक बात है, हम एक इंडिकेशन दे सकते हैं आपको। पिताजी का जो सुख है वो थोड़ा कमजोर है इस कुंडली में, खराब नहीं कह रहा हूं, थोड़ा सा कमजोर है, इसलिए क्योंकि जो यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर सूर्य का बैठना पिता की मतलब पिताजी के लिए यहाँ पर अच्छा नहीं माना जाएगा। इस सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि का पड़ना बढ़िया नहीं माना जाएगा। तो ये कुछ वीक पॉइंट बनते हैं, लेकिन ये कह देना कि 7 से 8 वर्षों में दुर्घटना के एक्सीडेंट है या नहीं आपकी कुंडली से, इसका कोई मेजर लॉजिक नहीं बनता, और इसके कोई विशेष चांस नजर नहीं आते हैं आपके चार्ट से। तो डरने की जरूरत नहीं है इस बात को लेकर के। फिर उन्होंने पूछा है मेरे एजुकेशन में कोई बाधा की संभावना है या नहीं, इसका भी जवाब मैं थोड़ी देर में दूंगा आपको। इसके बाद उन्होंने पूछा है आखिरी सवाल की, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या मैं जिंदगी में एक अच्छा इंसान बन पाऊंगा या नहीं? मुझे नेम फेम पैसा बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, आप बस इतना बता दीजिए कि क्या मैं उन लोगों के लिए जो मेरे जितने भी भाग्यवान नहीं है, क्या उनके लिए कुछ कर पाऊंगा या नहीं? देखिए, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि मीन लग्न वाले लोग जो हैं वो अच्छे स्वभाव के होते हैं, अध्यात्म के प्रति रुचि लेते हैं। गुरु आपका जो है लग्नेश भी है और राशि का स्वामी भी बनता है, इसी वजह से आपके दिमाग में इस तरीके की बात आती है, और आप करना चाहेंगे तो आप कर लेंगे, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यदि आप किसी और के लिए कुछ करना चाहते हैं तो पहले आप उस लायक बनिए, खुद सक्षम बनिए, ताकि आप दूसरों के लिए कर सकें। अगर आप खुद सक्षम नहीं बन पाएंगे तो आप चाह करके भी सामने वाले की मदद नहीं कर पाएंगे। इसके बाद इन्होंने फिर पूछा है कि दूसरे लोगों के लिए, दरिद्र लोगों के लिए, समाज के लिए कुछ कर पाऊंगा कि नहीं? बिल्कुल आप कर पाएंगे, पहले आप खुद कुछ बन जाइए। चलिए सीधे आपके पहले प्रश्न पे चलते हैं, जो कि आपने पूछा है सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न
कि क्या मैं सक्सेसफुली एमबीबीएस कंप्लीट कर पाऊंगा अब्रॉड में या नहीं। देखिए, अब्रॉड जाने ना जाने से एमबीबीएस कंप्लीट करने का कोई खास लेना देना है नहीं। इस कुंडली की एक परेशानी जो नजर आ रही है मुझे, वो परेशानी है आपके मन की, आपकी कंसंट्रेशन की और आपकी संघर्ष शक्ति की। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों आप कह रहे हैं, बिल्कुल मैं आपको इसके पीछे का कारण बताता हूँ। लग्नेश बनते हैं बृहस्पति। लग्न से हम ओवरऑल बल को देखते हैं, किसी भी प्रकार के बल को, चाहे वो शरीर का बल हो, बुद्धि का बल हो, सब कुछ हम देखते हैं, निर्णय लेने की क्षमता हो। वो राहु के साथ जाकर के चांडाल दोष में पीड़ित है, यानी कि लग्नेश दुर्योग में है, लग्नेश की पावर थोड़ी कम हो गई, वो नेगेटिव हो गए। चंद्रमा जो मन का कारक है, अब मन जिस तरफ आपको लेकर के जाएगा ज्यादातर लोग उसी तरफ जाते हैं, वो ग्रहण में है। सूर्य जो कि आत्मविश्वास देता है, लड़ने की शक्ति देता है, उसके ऊपर शनि की 7वीं दृष्टि है, आत्मविश्वास कमजोर। बुध जो कि निर्णय लेने की शक्ति ये भी आपको देता है, बुद्धि देता है बेसिकली। चंद्रमा मन कई बार कहता है कि कुछ गलत कर लो, लेकिन बुद्धि आपको कहती है कि नहीं, बुद्धि आपको बचाती है। इस बुद्ध के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ रही है, यानी कि जो संघर्ष की शक्ति आप कह लें, बुरी परिस्थिति में लड़ने की जो शक्ति है वो कमजोर है इस कुंडली में। यदि आप अपने मन को साध लें, अपने आत्मविश्वास को बलवान कर लें, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। एमबीबीएस भी कंप्लीट कर लेंगे आप, पीजी भी कंप्लीट कर लेंगे आप। बस अपने कॉन्फिडेंस को, अपनी निर्णय शक्ति को, इसको बलवान बनाइए बस। बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे, 100% कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन यदि ये चीज आप नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको बड़ी परेशानी होगी। और मैंने इसका कारण समझा दिया, एक नहीं 4 कारण मैंने आपको समझाए हैं। डिमोटिवेट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं समझाया है मैंने आपको, कारण समझाने के लिए ये बात बताया है। आप खुद भी एनालाइज कर लीजिए कि क्या ऐसी परेशानी आपको है कि नहीं, क्या निर्णय लेने में आपको परेशानी होती है या नहीं होती है, आपको खुद में मालूम पड़ जाएगा। तो उस शक्ति को बेहतर करेंगे, प्रैक्टिकली भी उस चीज को आप करेंगे। उपाय तो मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से बता ही दूंगा, लेकिन प्रैक्टिकली भी आप इस चीज को, अपने आप को बलवान बनाने की कोशिश करेंगे, हिम्मत जुटाएंगे आप, तब जाकर के निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। एमबीबीएस कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये शक्ति आपके अंदर जागृत होनी चाहिए। मेडिकल करना इस कुंडली में कहीं से भी खराब नहीं है, आप मेडिकल में जा सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हायर स्टडीज में विलंब वैसे भी मेडिकल क्षेत्र में होता है, थोड़ा विलंब आपको भी देखना पड़ेगा, लेकिन हो जाएगा। होगा कब? जब आपके अंदर उसको पूरा करने की शक्ति होगी। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि एजुकेशन में किसी भी तरीके की कोई सी बाधा की संभावना है या नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कहा, देखिए एजुकेशन भाव के स्वामी ग्रह चंद्रमा केतु के साथ ग्रहण में और शनि की दृष्टि उच्च शिक्षा के भाव के ऊपर, एजुकेशन में तो बाधा आएगी ही आएगी। अभी मैं आपको कह देता हूं, एजुकेशन में बाधा आएगी ही आएगी। किस प्रकार की बाधा? आपके मन की बाधा आएगी, सबसे जरूरी। आपका मन कमजोर होगा। बार बार मेरा जो ध्यान जा रहा है इस कुंडली में, वो आपके मन के ऊपर जा रहा है। तो एकाग्रचित्त होकर यदि आप कार्य करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ कार्य करेंगे, तो 100% सफलता मिलेगी आपको, कोई डाउट नहीं है इस बात में। तो उसके लिए भी मैं आपको उपाय बता देता हूं, और उसको प्रैक्टिकली भी आप एनालाइज करेंगे अपनी लाइफ में कि क्या जो मैंने कहा है वो कितना उचित कहा है या कितना अनुचित कहा है। यदि आप अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखते हैं, अपने मन को स्ट्रांग रखते हैं, बेफिक्र हो जाइए, बेफिक्री से आप जाइए जहां जाना चाहते हैं, आपको सफलता मिल जाएगी। चलिए सीधे आपके लिए उपाय के ऊपर चलते हैं, लेकिन उपाय पर जाने से पहले आपकी नवमांश कुंडली भी मेरे समक्ष है। नवमांश कुंडली के कुछ पॉइंट्स मैं आपको समझा देता हूँ। नवमांश कुंडली आपकी 5 नंबर से प्रारंभ होती है, यानी कि सूर्य लग्नेश बनते हैं, वहां विदेश भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, तो विदेश जाना यहां से भी संभव दिख रहा है। राहु वहां पर भी चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, नीच की राशि में, माता से संबंधित सुख वहां पर भी कमजोर नजर आते हैं। सुखों में वहां पर भी राहु ने कमी कर दी। यहाँ पर राहु केतु उच्च के हैं, नवमांश में राहु केतु असल में नीच की राशि में बैठे हुए हैं। इसी वजह से यहाँ पर दिख तो रहा है कि राहु उच्च का है, लेकिन इसने आपको परेशानी ही ज्यादा दी। इसके अलावा भी देखें तो गुरु की स्थिति बहुत बढ़िया है, शुक्र वहां पर भी अष्टम भाव में है, उच्च का बैठा हुआ है, तो पत्नी आपकी बहुत बढ़िया होंगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ससुराल पक्ष आपका बढ़िया होगा, ये भी बढ़िया है। और गुरु आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, गुरु की स्थिति बेहतर हो रही है।
और गज केसरी योग आपके नवमांश में भी बना हुआ है, तो नेम फेम हो सकता है कि आप जो समाज के लिए करेंगे, हो सकता है आप जो समाज के लिए करेंगे उसी से आपको लोगों के बीच में मान सम्मान मिले, आपका नाम बने। तो ये स्थिति भी बढ़िया है कुंडली में। वहां पर मंगल जो है वो विदेश भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, और कैसे बैठे हैं तो नीच की राशि में बैठे हुए हैं, चंद्रमा की राशि में जाकर के नीच की राशि में बैठे हुए हैं। यहाँ जो मंगल उच्च का नजर आ रहा है, राहु केतु भी उच्च के नजर आ रहे हैं, मंगल भी उच्च का है, यहाँ नवमांश में वो नीच का है। इस वजह से, और ये कुंडली मैंने देखी जब विश्लेषण करने से पहले मैं आया तभी मैंने इसको देखा था, और एक नजर में ही मुझे समझ में आ गया कि इस कुंडली में कोई परेशानी नहीं, इस कुंडली में कोई परेशानी नहीं है, सिवाय इस बात की कि आपकी जो संघर्ष करने की, लड़ने की जो शक्ति है वो कमजोर है। उसको बलवान बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसको बलवान बनाएंगे। और उपाय के ऊपर चलते हैं, जिन उपाय से आपको बहुत मदद मिलेगी, और इन उपायों को करेंगे तो कम से कम एस्ट्रोलॉजिकली जितनी मैं आपकी सहायता कर सकता हूं उतनी सहायता तो मैं आपकी कर ही दूंगा, यदि आप ये उपाय करते हैं तब। प्रथम उपाय है आपके लिए, मोती रत्न धारण करेंगे। 9-10 रत्ती का मोती आप धारण करेंगे दाहिने हाथ की कनिष्ठिका उंगली, सबसे छोटी उंगली में, चांदी की अंगूठी में इसको जड़वा करके धारण करेंगे। शुक्ल पक्ष के सोमवार की संध्या काल को। कैसे, किस विधि से धारण करना है, क्या करना है, ये व्हाट्सएप के ऊपर आपको मिल जाएगा, आप मांग लीजिएगा। नित्य भगवान सूर्य को अर्घ देंगे, जल अर्पण करेंगे सूर्य को, जल में लाल रोली मिला देंगे और उसके बाद सूर्य को जल देंगे, ओम गृणी सूर्याय नमः कहते हुए। गायत्री मंत्र का 21 बार जाप करेंगे सूर्य के सामने खड़े होकर के। नित्य शिव चालीसा पढ़ेंगे सुबह शाम दोनों ही समय। पुखराज रत्न धारण करेंगे, मोती पहले धारण करेंगे, उसके बाद यदि आपके पास धन है तो पुखराज रत्न भी धारण करेंगे आप। 7 रत्ती का पुखराज सोने की अंगूठी में, या फिर जो है आप पित्तल में भी जड़वा सकते हैं, सोने में धारण करना पुखराज को सबसे उत्तम रहता है। तो सोने या पित्तल में जड़वा करके आप दाहिने हाथ की प्रथम उंगली इंडेक्स फिंगर में शुक्ल पक्ष के गुरुवार की प्रातः काल को इसको धारण करेंगे। हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करेंगे ओम नमः शिवाय कहते हुए। और नित्य सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इससे भी आपको बढ़िया लाभ देखने को मिल जाएगा। ये जितने भी उपाय मैंने आपको बताए हैं, इस उपाय को आप कंटिन्यूअस 6 महीना करके देखिए, आपको अपने आप में जो है अंदर से ही लाभ महसूस हो जाएगा, खुद ब खुद, किसी को कहने की, पूछने की जरूरत नहीं होगी। आपको जो मैंने बताया कि आपको ये चीजें होनी चाहिए आपके अंदर, आप करके देखिए उन उपायों को 6 महीने लगातार 180 दिन, और खुद ब खुद आपको लाभ महसूस हो जाएगा, किसी से कहने की या पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। चलिए दोस्तों, ये था इस 19 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सब भी इनको कोई राय देना चाहते हैं, या आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं, कुछ इस कुंडली के बारे में आप और भी कुछ सलाह देना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। या आपको लगता है कि कुछ मैंने कहना छोड़ दिया है, कुछ बताना रह गया है, तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस जातक को कोई सलाह देना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आप सबका स्वागत है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।